Hi, Himesh. Not able to unmute. Okay. Himesh, you are using your PC or you are using your mobile phone? So I think on phone on the left side, I think if they unmute, okay. Yeah, Aslam is saying please grant mic permission. So yeah, Himesh, you have to grant mic permission. So what you can do, uh, you can go to on your settings of your phone. Which phone you are using, Aslam? Oh, sorry, Himesh. Oppo. So what you can do, go in the setting of Oppo, and in the setting there will be an option for apps management or app something. When you click on that, you will find Zoom option. So I'll tell you what you have to do after that. So Aslam, when you click on Zoom, there will be an option for permissions, and when you click on it, you will see that microphone permission must be off. You have to give microphone permission to VGuide app as well as a Zoom app. I think that is the issue why you're not able to speak. हाँ हिमेश, अब आ रही है आवाज? आप देखो तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो? आई थिंक यू कैन स्पीक नाउ, है ना हिमेश? यस सर। चलो दैट्स गुड हिमेश। बाकी अभी कोई बच्चे नहीं आए, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। फिर आज एक काम करते हैं, आज सबसे पहले हम सारे एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई और बच्चा नहीं है तो इट्स यू एंड मी ओनली, एंड हम ही डिस्कस करेंगे सारे। पहले एक बात बताओ हिमेश, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और आई टोल्ड यू कि तुम्हें रिवीजन करनी है, तो तुमने रिवीजन वगैरह करी थी? हाँ सर, बीटी का सारा एग्जाम किट और रिवीजन किया, लेकिन एमए का वो वीडियो नहीं देख पाया सर, टाइम भी नहीं मिल पाया कॉलेज की वजह से। तो आज मैं क्लास नहीं करूंगा, पिछले वाला लेक्चर देख लूंगा, फिर जो आज वाला कल अपलोड होगा मैं कल वो देख लूंगा। आज मैं फिर मोस्टली एग्जाम किट ही सॉल्व कराऊंगा। मैं फिर नया कुछ नहीं कराता आज, क्योंकि और कोई बच्चा आया नहीं है, और जो चैप्टर मुझे नया कराना है वो चैप्टर के लिए आई नीड
स्टूडेंट्स के डिस्कशन हो, सब कुछ हो। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत तुमने पिछला पढ़ा ही हुआ है ना? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल माइंड से निकल गया, तुमने वैसे भी तो क्लास अटेंड करी है। एमए सर। नहीं नहीं, बीटी। हाँ बीटी सर सही है, बीटी सारा अपडेट है। एमए में थोड़ा एक क्लास पीछे चला गया हूँ मैं, लेक्चर नहीं अच्छा, देख पाया था वो। फिर बीटी के एग्जाम के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ बीटी सारा अपडेट है सर। जस्ट वन सेकंड देन आई एग्जाम किट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हाँ, चलो क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी जल्दी से इसके आंसर्स देना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, और जो डाउट्स होंगे वो मैं तुम्हारे को साथ साथ बताता रहूंगा, ठीक है? यस सर। चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर दो। सर पहला गोल्स, तुमने पढ़ कलेक्टिव लिया, गोल्स। कर लिया तुमने वैसे? हाँ सारे सर, सारे किए हुए हैं। 3 अच्छा डाउट है एग्जाम किट बस। तुमने, अच्छा फिर हाँ डाउट्स पूछो। अगर देखो तुमने एग्जाम किट सॉल्व करी हुई है तो फिर तो डाउट्स ही पूछता हूँ, क्योंकि फिर तो बाकी कोई फायदा नहीं है ना मैं सेम चीजें तुमसे दोबारा पूछूं। सर, इसमें जो स्किल चेक पॉइंट है ना, 3 हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद, उसमें डाउट क्वेश्चन नंबर डी में है। अच्छा इसमें कोई एग्जाम किट में दोनों चैप्टर्स की कोई डाउट एग्जाम नहीं है? किट में सर ये 2 ही डाउट है, चैप्टर 2 में 7 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन नंबर। अच्छा चैप्टर पहले 1 में एग्जाम, कोई डाउट नहीं है, सारा ठीक है। अच्छा पहले एग्जाम किट में से करते हैं। दिस इज 2.7 राइट? यस सर, 7 एंड ओके, 17। which of the following socio culture trend will have direct depend on most of the business organization? कि सोशो कल्चर ट्रेंड, सोसाइटी कल्चर ट्रेंड कौन सा होगा जिससे हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो सबसे पहला है इंक्रीजिंग एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। इस ये दिस इज सोशो कल्चर, लोगों का जो माइंडसेट होता है वो अलग तरीके के कपड़ों पे जा रहा है, तो दिस विल बी द आंसर। यस सर। सोशो कल्चर ट्रेंड्स मतलब जहां पे लोगों का माइंडसेट जो है वो थोड़ा चेंज होता है। माइंडसेट लोगों का कल्चर, लोगों का जो कहते हैं ना एक उनका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है लोगों का, सोसाइटी का, उससे हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस सर। फॉलिंग बर्थ रेट, अब बर्थ रेट अगर फॉल होंगे तो उससे अगर मान लो हम बच्चों के डायपर बनाते हैं तो ऑफ कोर्स उससे भी हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो सोशो कल्चर ट्रेंड। सर बर्थ रेट डेथ रेट जैसे तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आता है ना, पॉपुलेशन से रिलेटेड। डेमोग्राफिक सेक्टर्स में आता है, बट हमारा जो पेस्ट है इसमें तो डेमोग्राफिक पॉलिटिकल ऑप्शन ही नहीं है, इकोनॉमिक। अच्छा हाँ सर, हाँ। है ना? इसमें तो हाँ डेमोग्राफिक है ही नहीं, पॉलिटिकल में नहीं आ सकता ये, नो इकोनॉमी सर, में नहीं आ सकता, इकोनॉमिक नहीं, टेक्नोलॉजी में नहीं आ टेक्नोलॉजी सकता, में तो ये नहीं, सोशो में ही आएगा। सोशल। ओके सर। ठीक है। थर्ड, यस। फोकस ऑन ग्रीन इश्यूज, ये भी हमारा सोशो कल्चर ट्रेंड हो गया। इंक्रीज इन सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, इंक्रीज इन सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, उससे इससे आई डोंट थिंक हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। सिंगल मेंबर हाउस होल्ड से बिजनेस में कोई इंपैक्ट थोड़ी पड़ने वाला है हमारे। अगर जैसे सिंगल मेंबर है, फॉर फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी फैमिलीज होते हैं जहाँ पे सिंगल पर्सन पूरा घर चलाता है, यस सर। ठीक है ना? तो सिंगल मेंबर हाउस होल्ड्स, या फिर कोई ऐसी चीज जो हम बना रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, ऐसा हाउस होल्ड बना रहे हैं जो फॉर सिंगल मेंबर होता है। जैसे एक्चुअली लाइन जो है ये बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और ये बहुत ही ओपन एंडेड लाइन है, तो इसका मतलब कुछ भी निकल सकता है। तो अगर इस तरीके से निकालते हैं कि ऐसी कोई चीज बनाना जो सिर्फ सिंगल मेंबर के लिए हो, कि एक बार ही बंदा यूज कर सके, एग्जाम्पल टूथब्रश, हम जब ब्रश यूज करते हैं वो ब्रश है, कोई और नहीं बना सकता, ठीक है ना? यस सर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस कोई भी तरीके से अगर हम देखें, उसका कोई सोशो कल्चर ट्रेंड हमारे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला उससे, तो फोर्थ इज नॉट द आंसर। तो 1, 2 एंड 3 वुड बी द आंसर। हाँ सर, 1 2 3। 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 वुड बी द आंसर। यस सर। नेक्स्ट आता है कौन सा? 2.17। यस सर। ओके, 2.17, फॉर डेमोग्राफिक पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a variable identification of social class? For demographic purpose, what is not identification of a social class? Income level,
डेमोग्राफिक में इनकम लेवल आता है, पॉपुलेशन, ये सब कुछ, पॉपुलेशन पॉपुलेशन कैसे डाइवर्सिफाइड है, कौन कितने पैसे कमा रहा है, बर्थ रेट, डेथ रेट, जैसा तुमने कहा था, वो डेमोग्राफिक इसमें आता है। दैट इज अ सोशल क्लास, डेमोग्राफिक इज अ सोशल क्लास। वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा ऐसा डेमोग्राफिक पर्पस है जो सोशल क्लास में नहीं आता। तो आई थिंक फॉर डेमोग्राफिक पर्पस के लिए सोशल क्लास की कौन सी चीज नहीं आती। जैसे सोशल क्लास में बहुत सारी चीजें, हमने ये सारी चीजें सोशल क्लास की हैं, इसमें से कौन सी चीज है तो डेमोग्राफिक पर्पस में नहीं आती? दैट इज लाइफस्टाइल। ऑक्यूपेशन क्या है, ये भी हमारा डेमोग्राफिक रीजन होता है। एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो डेमोग्राफिक। इनकम लेवल इज ऑल्सो डेमोग्राफिक। तुमने कहा था बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारा डेमोग्राफिक में आता है। बट लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, ये डेमोग्राफिक में नहीं आता। कि डेमोग्राफिक पर्पस के लिए कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो सोशल क्लास का है लेकिन वो डेमोग्राफिक में नहीं आता। ओके सर, ठीक है, लाइफस्टाइल, या यस सर। और कोई डाउट? नो सर। अब स्किल चेक पॉइंट में था। हाँ, क्वेश्चन नंबर डी। ये वाला, विच टू ऑफ द फॉलोइंग यस सर। आर प्रोफेशनल क्वालिटीज एक्सपेक्टेड ऑफ एन अकाउंटेंट? ओके, प्रोफेशनल क्वालिटीज एक्सपेक्टेड ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट की प्रोफेशनल क्वालिटीज, बट इस चैप्टर में कहां से आ गया ये? इसको तुम अभी छोड़ सकते हो, प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन अकाउंटेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने आई थिंक ये क्वेश्चन आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड है कि एक अकाउंटेंट की प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो हमने आगे पढ़ना है सारा कि एक अकाउंटेंट जो होता है, ऑडिटर होता है, उसकी क्या क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक तो जैसे यहाँ पे होता है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस तो आएगा ही आएगा। एक होता है स्केप्टिज्म, के क्वेश्चनिंग माइंड उसका होना चाहिए हर चीज में, या कि कैसे आई एंट्री कुछ आई। तो आई थिंक इसका आंसर इंडिपेंडेंस और स्केप्टिज्म है। हाँ सर, यस सर। है ना, इंडिपेंडेंस और स्केप्टिज्म आंसर आएगा। कि मॉडरेशन अथॉरिटी ये इस अकाउंटेंट का नहीं आ सकता, बट डोंट वरी। देखो इसका इसका जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ, अगर इसका बहुत ही जनरल आंसर बनाए, एक कंपनी का अकाउंटेंट है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? पहला तो इंडिपेंडेंस, कि वो जो अकाउंटेंट है वो किसी भी बंदे के बातों में ना आए, कि मैंने बोला यार तू एक काम कर, तू ना एंट्री ऐसे घुमा दे, ऐसे कर दे, एंट्री सेंट्री में ये चेंजेस कर दे। अकाउंटेंट वो चीज नहीं करे। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब टू टेक हिज ओन डिसीजन, टू टेक हर ओन डिसीजन। कोई भी थर्ड पर्सन के कहने से कुछ भी डिसीजन में चेंज ना करे। अगर करना है तो उसको प्रूफ होना चाहिए। दैट मीन्स वो खुद के अपने डिसीजन ले। इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। स्केप्टिज्म माइंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी जर्नल एंट्री अगर तुमने करनी है अकाउंट्स में, तो एक क्वेश्चनिंग माइंड रखो कि जर्नल एंट्री किस चीज के लिए हो रही है। अब एक अकाउंटेंट है, अगर मैं अकाउंटेंट को बोलूं कि यार तू ना दिखा दे, मैंने राजन को, एक पर्सन है राजन, मैंने उसको सैलरी दी है 2 लाख की, वो कहेगा ठीक है मैं कर देता हूँ। अगर वो सीधा ऐसे एंट्री कर देगा, इट विल बी मॉडरेशन, कि वो मॉडरेट है, उसको जो बोलो वो कर देता है। स्केप्टिज्म का मतलब है कि वो पूछेगा कि अच्छा राजन को सैलरी दी है, पहले प्रूफ दो। ओनर को पूछेगा आपने राजन को सैलरी दी है, प्रूफ तो दो कि आपने कैसे सैलरी दी है। अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि उसको अकाउंट में पैसे गए हैं, उसकी सैलरी स्लिप दिखाओ। दैट इज कॉल्ड स्केप्टिज्म। मॉडरेशन क्यों नहीं है? मॉडरेशन मतलब ठीक है, बातों में आ जाए, थोड़ा सा मॉडर्न है, ओपन थिंकिंग है, कोई कुछ बोल दे वैसे कर लेगा। तो मॉडरेशन कैन नॉट बी अ प्रोफेशनल क्वालिटी। एंड अथॉरिटी मतलब कि ही हैज अथॉरिटी ओवर अदर पर्सन। लेकिन एक नॉर्मल अकाउंटेंट की ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती। एक अकाउंटेंट ओनर को जाके नहीं बोल सकता भाई मुझे जल्दी से बिल ला के दे, मैंने एंट्री करनी है। ओनर की अथॉरिटी उससे ज्यादा है ऑफ कोर्स। तो अकाउंटेंट इज जस्ट एन एम्प्लॉय। इसकी ऐसे कोई अथॉरिटी इज नॉट अ प्रोफेशनल क्वालिटी कि उसके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी कुछ नहीं है, जो काम दिया वही करो, लेकिन अपने तरीके से करो, किसी की बातों में ना आना। और जो भी करो सोच समझ के करो, ताकि तुमसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सके कि ये कैसे हुआ, तुम उसका जवाब दे सको। दैट इज प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन अकाउंटेंट। क्लियर सर इमेज? हाँ, सर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, जैसे कि जैसे वो अकाउंटेंट है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट पे मतलब डिपेंडेंट है कि वहीं से अगर डेटा आएगा तभी वो अकाउंट्स बनाएगा। तो नहीं 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 नहीं, डिपेंडेंट हो। तुम्हारी बिल्कुल बात सही है कि डेटा आएगा, वो उस डेटा से अकाउंट्स बनाएगा। अगर ये अकाउंटेंट है, लेट्स से दिस इज अकाउंटेंट,
यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डेटा वहां से आएगा तो ही इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा, दैट इज राइट, लेकिन ही इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन। हम यहाँ पे प्रोफेशनल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल क्वालिटीज, प्रोफेशनल के एज अकाउंटेंट प्रोफेशन है, वो प्रोफेशनल है, जैसे तुम एसीसी है ऐसी एक वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल क्वालिटी उसकी क्या है? तो प्रोफेशनल क्वालिटी ये है कि उसको अगर अब एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या आती है? जर्नल एंट्रीज। एक नॉर्मल पर्सन को तो जर्नल एंट्रीज आती नहीं है। तो ये जो जर्नल एंट्री करेगा, जो ये जर्नल एंट्री करेगा, इस जर्नल एंट्री का पूरा जो क्रेडिट है, इस जर्नल एंट्री को पूरा करने का, इसका जो कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अकाउंटेंट की है। और इस एंट्री में कोई भी पर्सन कुछ चेंजेस ना करा सके, ऐसे बोल के, दैट इज इंडिपेंडेंस। कि उसको किसी के कहने पे एंट्री नहीं करनी है कि यार मेरे को, जैसे मान लो इस पर्सन ने बोला तुम हिमेश यू आर एसीसीए नाउ, बट अभी तुम अभी नए नए एसीसीए बने हो, तो तुम किसी कंपनी में अकाउंटेंट लगे हो 1-1.5 साल के लिए। तुम एक जर्नल एंट्री करने को इसने बोली कि यार सुन मेरी बात, एक ऐसे एंट्री करते। तुमने बोला कि यार मेरे को इस पे कंफर्म नहीं है कि एंट्री ऐसे होगी नहीं होगी। उसने बोला नहीं नहीं करते, मुझे पता है यार, मैं ऐसी एंट्री हर बार करता हूँ। तुमने वो एंट्री कर दी, दैट मीन्स तुमने अपनी प्रोफेशनल क्वालिटी फॉलो नहीं करी। अगर तुम्हें एंट्री नहीं आती, तुम्हें ऑनलाइन सर्च करनी थी या बुक पढ़नी थी या लॉ पढ़ना था, तब जाके वो एंट्री करनी थी। बट किसी की बातों में आके तुमने वो एंट्री नहीं करी, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल क्वालिटी एंड दैट इज इंडिपेंडेंस। सर। ठीक है, और बताओ यस डाउट? सर, अब नहीं है। बाकी सब क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर एक काम करते हैं हिमेश, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट। तुमने क्योंकि एमसीक्यू सारे कर रखे हैं, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर ही लेते हैं। बाकी जो बच्चे होंगे वो रिकॉर्डिंग में से देख लेंगे। क्योंकि जो एमए है बच्चों को थोड़ा सा, जो सॉरी बीटी सब्जेक्ट है बच्चों को थोड़ा माइंड में यही होता है कि क्लास क्या जानी, जब टाइम होगा आराम से फटाफट से करके देख लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हिमेश, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये जो चैप्टर है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बीटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से मोस्टली हमारे, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोल के चलूं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हर बार, हो सकता है इसमें से अगर मैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस की बात करूं, हो सकता है इसमें से कभी 2 क्वेश्चन भी आए हो सकता है 5 क्वेश्चन भी आए हो सकता है 10 क्वेश्चन भी आए हो सकता है 15 क्वेश्चन भी आए हो। तो इसका ट्रेंड ऐसे ही चलता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं, तो 10 to 20 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन, इन दोनों चैप्टर्स में से, फोर्थ और फिफ्थ में से आता ही आता है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो 2 चैप्टर्स है, दिस इज पूरा पूरा योर इकोनॉमिक्स। तुमने जो अपनी 11th में 12th में या ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, ये पूरा चैप्टर इकोनॉमिक्स का यहाँ पे इन्होंने क्रक्स में बता दिया तुमने। ठीक है, यस सर। तो ये चैप्टर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मींस इकोनॉमी एज अ होल, कि एज अ होल हमारी जो इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, उसका हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। कि गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इस साल से थोड़ा टैक्स कम पे करना है, आपकी इनकम स्लैब बढ़ा दी। उससे क्या होगा? लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसे सेव होंगे। ज्यादा पैसे सेव होंगे मतलब वो ज्यादा पैसे खर्चेंगे। ज्यादा पैसे खर्चेंगे मतलब बिजनेसेस जो है उनका सामान ज्यादा सेल होगा। ज्यादा सेल होगा मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, सब कुछ होगा। सो दैट इज लाइक कि कैसे एक मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी ऑन दी होल जो गवर्नमेंट करती है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी, ऑन दी होल जो करती है, उससे हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में। जैसे फिस्कल डेफिसिट हो गया हमारा, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसीज हो गया, और नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वो सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है, बट नॉट इन डिटेल। हमें ऐसा कोई ऐसा नहीं है एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले लर्न करने हैं फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्रीगेट सप्लाई या कैलकुलेशन फिगर्स, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ तुम्हें अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अपने सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ बनाते चले जाने हर टॉपिक से रिगार्ड। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले आता है इसमें हमारा, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये वही बताया हुआ है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस स्टडी ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड लुक एट कंप्लीट नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, वाई गवर्नमेंट जो है हमारी नेशनल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। गवर्नमेंट को इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा ध्यान क्यों रखना होता है?
और अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं हिमेश, तुम्हें थोड़ी बहुत कॉमर्स, तुम यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड राइट, यस सर। है ना, तो कॉमर्स की नॉलेज तुम्हें थोड़ी बहुत है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा है कि इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहती है? नो सर। इकोनॉमी कैन नेवर बी स्टेबल। जो इकोनॉमी है इट कीप्स ऑन, कभी इकोनॉमी बहुत हाई लेवल पे जा रही है, कभी इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, रिसेशन आ रहा है, बूम आ रहा है हमारा। बहुत सारी चीजें होती है, तो इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं रहती। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में रेगुलर वर्क करती है, जैसे इंडिया में हर साल बजट्स निकलते हैं, वो इसलिए निकलते हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ठीक है, हर सेक्टर को बूस्ट मिले। सो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट सीक टू मैनेज नेशनल इकोनॉमी, क्यों? टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, टू कंट्रोल प्राइस इन्फ्लेशन। प्राइस इन्फ्लेशन मतलब कि चीजें बहुत ज्यादा महंगी ना हो, अगर चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई उससे क्या होगा, पीपल विल नॉट स्टॉप बाइंग थिंग्स, पीपल विल स्टॉप बाइंग थिंग्स, और लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, बिजनेसेस सारे फ्लॉप हो जाएंगे, सामान बिकेगा नहीं, उनका सेल खत्म हो जाएगी, वो अपने कंपनी से लोगों को जॉब से निकालेंगे, और हमारा क्या होगा, डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, रिसेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, वैसे अभी क्रक्स में बताता हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस हमारी कंट्री के जितने रिसोर्सेज हैं, जितने हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, उतनी ही हमारी एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड मतलब ओवरऑल जो हमारी कंट्री की डिमांड है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, वो सारा हम पढ़ेंगे, फॉर्मूला छोटा सा जो होता है। तो वो जो टोटल डिमांड है दैट इज इक्वलेंट टू द रिसोर्सेज आवर कंट्री हैज। एग्जांपल, अब जैसे ये एक फैक्ट्री है, ध्यान से सुनना, एक ये फैक्ट्री है। हाय सबिया। हाय सर। क्या हो सबिया, बहुत लेट होगी? सर मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, ऐप से बता ही नहीं रहा ज्वाइन। मैंने ग्रुप में फिर डाले, फिर अभी जाके उन्होंने अच्छा लिंक भेजा। हाँ अच्छा, आए जूम में ना आई थिंक थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, हमें हमारे को भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ आया था। चलो विल वर्क ऑन दैट और थोड़ा सा इसको और बेटर करते हैं। तो सभी मैं तुम्हें बताया, तो अभी मैंने क्या किया था, मैंने अभी इनिशियली एग्जाम किट के क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहे थे, बट हिमेश ने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस करे हुए एग्जाम किट के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के, और हिमेश को डाउट्स नहीं थे, एक दो डाउट्स थे, वो फिर हमने पूछ लिए, एंड नाउ आई स्टार्टेड विद द फोर्थ चैप्टर, ठीक है। ओके। तुमने पुराने चैप्टर्स पढ़ लिए और एग्जाम किट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? ये हैं, 2-3 डाउट्स हैं सर। अच्छा, दो तीन डाउट्स हैं। एंड में शायद कर लूंगी। चलो एक काम करते हैं, फिर अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ओके। चैप्टर है हमारा, दिस इज 4 चैप्टर्स अभी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और इसका नेक्स्ट वाला, क्योंकि 20-10-20-30% ऑफ कंप्लीट पेपर इस इन दोनों चैप्टर्स में से आ सकता है, और ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है और लर्निंग है इनमें। मतलब कुछ चीजें होती है जो लॉजिक्स होते हैं वैसे ही पढ़ के समझ आ जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ के हर चीज डायरेक्टली समझ आ जाएगी, हमें 2-3 बार पढ़ के चीजें लर्न करनी पड़ेगी। चलो, सो मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस कि जितने भी हमारी कंपनी के, कंट्री के सॉरी, रिसोर्सेज हैं, उतनी ही हमारी एग्रीगेट डिमांड है। एग्जांपल, मार्केट में जैसे मान लो 10,000 यूनिट्स की डिमांड है, 10,000 यूनिट्स की डिमांड है, जस्ट एन एग्जांपल, मैं अभी इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूँ। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट्स की डिमांड है पर डे। हमारी फैक्ट्री है, ध्यान से सुनना, हमारी फैक्ट्री है, हम अपनी फैक्ट्री में टोटल 10,000 गुड्स बना सकते हैं। ध्यान से सुनना, हम अपनी फैक्ट्री में, ये मैं लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम अपनी फैक्ट्री में 10,000 नंबर ऑफ गुड्स बना सकते हैं, लेकिन राइट नाउ वी आर ओनली वर्किंग ऑन 70% कैपेसिटी, एंड हम अपने सिर्फ 7,000 गुड्स ही बना रहे हैं। क्या बोला मैंने? मार्केट में डिमांड है 10,000 यूनिट्स की, हमारी फैक्ट्री में जो आउटपुट हम बना सकते हैं एक दिन में, वो हम बना सकते हैं 10,000 यूनिट, बट वी आर वर्किंग ऑन 70% यूनिट। वो डिपेंड करता है हमारे, हम बिजनेस में कैसे करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे 10,000 यूनिट, दिस इज माई लाइक एग्रीगेट डिमांड, के मेरी एग्रीगेट डिमांड है। ये जो 7,000 यूनिट्स है, दिस इज लाइक माई एग्रीगेट सप्लाई। सो इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई कम है, मैं कम बना रहा हूं, लेकिन अगर मेरी कंपनी में 10,000 यूनिट्स बन सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर मैं 10,000 यूनिट्स बना सकता हूं और मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं,
और उतनी ही मेरी डिमांड है, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट। जितनी मेरी डिमांड है मैं उतने ही यूनिट्स में अपनी फैक्ट्री से बना रहा हूं। अब अगर आउटपुट मेरा ज्यादा है, मैं ये बोलता हूं कि मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं, मैं 10,000 यूनिट्स बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज माई 60%। ध्यान से सुनना, दैट इज माई 60%। मेरी फैक्ट्री में जो भी मैं यूनिट्स बना सकता हूं, मैं सिर्फ अभी 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, और 60% कैपेसिटी में ही मैंने 10,000 यूनिट्स बना दिए जिसकी डिमांड थी। इसका मतलब क्या है कि मेरी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ठीक है, जितना मार्केट में चाहिए उतना मैं बना रहा हूं, लेकिन दैट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि मैं सिर्फ 60% में काम कर रहा हूं, अभी 40% का गैप और है। तो ये अगर जब तक फुलफिल नहीं होता, दिस इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जितने हमारे टोटल रिसोर्सेज हैं, ये वाले 100% रिसोर्सेज, जिस दिन वो पूरे यूटिलाइज हो जाएंगे, उस दिन हम बोलते हैं हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर मेरी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, तो इट डज नॉट मीन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस दोनों को? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट। यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टू अचीव बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये तो हमें पता ही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच में बैलेंस रखना होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई, चलो मैं तुमसे वैसे ही पूछता हूं कि अगर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, उससे हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, बताओ। लेट्स ट्राई, मेरे को भी सोचना पड़ेगा अलग तरीके से, कि अगर हमारी कंट्री की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, कि सामान बहुत ज्यादा बाहर जाता है, और इंपोर्ट बहुत कम है, तो उससे हमारे बिजनेस में क्या फर्क पड़ सकता है? सर मोर इनकम। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो मतलब कंट्री में बाहर से पैसा आएगा, हमारी इनकम ज्यादा होगी। हाँ। यस हमारी सर। इनकम ज्यादा होगी तो लोग पैसे ज्यादा खर्चा करेंगे। ठीक है, वो इट्स दैट वे ऑल्सो। अनदर वे ऑल्सो, कि अगर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और हम इंपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि हम चीजें जो एक्सपोर्ट करते हैं वो नॉर्मली हायर प्राइस पे करते हैं। इंडिया में अगर कोई चीज 100 की मिल रही है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी टेंड टू एक्सपोर्ट इट लाइक फॉर 150, थोड़ी ज्यादा की एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम 150 की चीज एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में जो चीज 100 की बेच सकते हैं, हम 100 की बेचेंगे नहीं। हम कहेंगे यार 100 की इंडिया में क्यों बेचें, हम बाहर ही। अब जैसे एप्पल्स है, इंडिया में अगर देखें तो देयर इज अ सिचुएशन जहां पे तुम्हें फ्री के एप्पल्स तक मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतने सारे एप्पल ऑर्चिड्स हैं, बहुत सारे एप्पल्स तो लिटरली वेस्ट होते हैं हिमाचल साइड में। इतने ही एप्पल्स वगैरह बनते हैं, ये सब वो सब खराब होते हैं, बट वो बेचते नहीं है। वो कहते हैं हम एक्सपोर्ट करके पैसे कमाएं, इनको क्या बेचना कम रेट में। तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होने से हमारे को प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो वहां से भी नुकसान हमारी इकोनॉमी में हो सकता है। और उल्टा, अगर एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट बहुत हाई है हमारी, बाहर से सामान बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स चीज बेच ही नहीं पाएंगे। बाहर की इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर उनका काम ही नहीं चलेगा। तो दोनों तरीकों से, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमेशा एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं होता। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हमेशा बैलेंस होना चाहिए। आज तक कभी हमने नहीं पढ़ा कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो, इंपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं पढ़ा हमने। क्यों? देयर शुड बी अ बैलेंस, दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्रक्स में क्या क्या बताया हुआ है, कि इसको छोड़ो, चलो अभी इसको स्किप कर देते हैं। तो दैट इज लाइक हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट कर सकती है। तो इन्होंने एक छोटी सी समरी बताई हुई है। इस समरी को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब एक बार सारे बच्चे इस समरी को पढ़ोगे, तब तुम्हारे को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये समरी क्या बता रहे हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था क्लास की स्टार्टिंग में, इस सब्जेक्ट में जो हम चैप्टर सॉरी जो पढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा ये नहीं है कि बिजनेस को कैसे इंपैक्ट होता है। हम बिजनेस इंपैक्ट नहीं पढ़ेंगे। हम इनिशियली पढ़ेंगे अभी कि पॉलिसीज क्या होती हैं, किस टाइप की पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट कैसे उस पॉलिसी में चेंजेस करती है, गवर्नमेंट कैसे उस पॉलिसी में वर्क करती है ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, या अगर इकोनॉमी डूब रही है तो वो बच जाए। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। फर्स्ट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो व्हाट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट? मल्टीप्लायर इफेक्ट इज कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट मार्केट में पैसे इंजेक्ट करती है। गवर्नमेंट मार्केट में मतलब कंट्री में पैसे इंजेक्ट करती है। इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बूम कर जाती है, इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू हो जाती है। कैसे?
गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करेगी, क्या स्पेंडिंग कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई, ठीक है, गवर्नमेंट ने, जैसे तुमने सुना होगा, इंडिया इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है, इतने हाईवेज बना रही है, सब कुछ कर रही है, मॉन्यूमेंट्स, ये सब इतनी सारी चीजों में गवर्नमेंट काम कर रही है। उससे क्या हो रहा है, उससे जितनी भी इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज, उनकी सेल बढ़ रही है, उनकी सेल बढ़ रही है। जो लेबर होती है, लेबर काम कर रही है, लेबर काम करेगी, पैसे कमाएगी, तो वो खर्चा करेगी, खर्चा करेगी मार्केट में, तो वो पैसा बिजनेसमैन के पास जाएगा, जो सामान आएगा, सामान आएगा तो उससे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इंजेक्ट्स मनी इन द इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है अपना। so that is called a multiplier effect. So the concept of multiplier is that, इसका multiplier effect क्या है कि जब भी this is an injection of certain size into the economy leads to a much larger increase in national income, कि हमारा जो फर्क पड़ता है इकोनॉमी में, जो गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट करती है, पैसे कम इंजेक्ट होते हैं, लेकिन इकोनॉमी में उसका बहुत लार्ज स्केल इंपैक्ट पड़ता है। वो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि पहले पैसे आएंगे, वो वर्कर्स के पास आएंगे, एक कंपनीज कमाएगी, वो वर्कर को देगी, वर्कर आगे वो पैसे बिजनेसमैन को देंगे जो सामान खरीदते हैं, फिर वो पैसे उनके एम्प्लॉयज को जाएंगे। सो ऐसे ऐसे हमारा वो मार्केट में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कि गवर्नमेंट ने अगर एक बार पैसे डाले, ऐसा नहीं है वो सर्कल एक बार ही होगा, वो पैसे अलग अलग जगहों पे जाएंगे, तो अलग अलग लोगों की इनकम बननी शुरू हो जाएगी, एक का एक्सपेंडिचर अगले की इनकम, ये खर्चा करेगा उसकी इनकम, ये खर्चा करेगा उसकी इनकम। दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। दोनों को समझ आ गया इस मल्टीप्लायर इफेक्ट? यस सर। हिमेश? यस सर। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है हमारी? एग्रीगेट डिमांड बेसिकली मींस कि टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखना यहाँ पे सर्विसेज वर्ड भी आता है, बहुत बार कई बच्चे बोलते हैं, या तुम्हारे को डेफिनेशन में लिखा आएगा कि एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में सर्विसेज नहीं लिखा होगा, लिखा होगा द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी फॉर गुड्स इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। तुम पहले ही देख के टिक कर दोगे, वो बड़े चालाक होते हैं, चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ऐसा लिख देंगे कि टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, तुम सीधा इसको टिक कर दो। ध्यान से पढ़ना, इट इज नॉट ओनली गुड्स, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज एंड एट एवरी सेक्टर। तो एग्रीगेट डिमांड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज एडी, एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दिस इज इन ब्रैकेट्स। तो क्या क्या होता है इसमें? सी मींस कंजम्पशन, कि जो लोग कितना कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन मतलब जैसे मेरे पास मैंने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, इतने पैसे में से कितना अमाउंट मैंने कंज्यूम कर लिया, सामान परचेज कर लिया, घर की ग्रोसरी जो भी है खर्चा मैंने जो एक्सपेंड कर दिया मैंने, दैट इज माय कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट, इसमें से कितने पैसे मैंने सेव करके रख दिए बैंक के अंदर सब कुछ, दैट इज इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने कितने स्पेंड करे, एंड टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। सो कंजम्पशन प्लस सेविंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दिस इज टोटल एग्रीगेट डिमांड, कि एक कंट्री के अंदर टोटल डिमांड हमारी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी होती है। और एग्रीगेट सप्लाई मींस, एग्रीगेट सप्लाई refers to ability of the economy to produce goods and services, कि हमारी कितनी एबिलिटी है कि हम वो गुड्स बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, कि हम बना सकते हैं कम, डिमांड ज्यादा है, या बना बहुत ज्यादा सकते हैं, डिमांड बहुत कम है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। इनके फॉर्मूले तुम्हें ऐसा सिर्फ ये वाला लर्न करना है, बाकी इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ होता है, उसको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट आती है हमारी गाइस फिस्कल पॉलिसी। सो व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? ये छोटी छोटी टर्म्स है, हालांकि पूरा टॉपिक है ये, बट इस टर्म का मतलब क्या है, तुमसे पूछ सकते हैं चार ऑप्शंस देके कि कौन सी हमारी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं, फिर ये भी आता है कि कौन सी फिस्कल पॉलिसी से ये हो सकता है, वो 4-5 दे देंगे, तो वो तुम्हें ध्यान से समझना है। तो फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पैसे कहां से अर्न करती है, गवर्नमेंट को पैसे कहां से मिलते हैं, गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं टैक्सेस से। टैक्सेस जो भी होते हैं हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अभी हम सारा पढ़ेंगे, उन टैक्सेस से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। वो पैसे गवर्नमेंट स्पेंड करती है हर साल, जो हमारे बजट्स बनते हैं। बजट्स में क्या होता है कि इतना पैसा हम इस सेक्टर में खर्चा करेंगे, इतना इस सेक्टर में, इतना इस सेक्टर में, इतना इस सेक्टर में, इतना इस सेक्टर में, दैट इज स्पेंडिंग हर साल जो गवर्नमेंट बजट करती है। कहां से करती है? वो टैक्सेस में से। तो जो भी पैसे गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करती है,
और टैक्सेस में कोई भी चेंज करना, याद रखना, टैक्सेस में कोई भी चेंज करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, सो द फॉर्मल प्लानिंग या द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज कि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज से या फिर अपनी स्पेंडिंग से, या फिर अपनी स्पेंडिंग से, याद रखना, अपनी स्पेंडिंग से जो भी इकोनॉमी में चेंजेस करती है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। अब मैंने तुम्हें बोला कि गवर्नमेंट ने मार्केट में इतने पैसे इंजेक्ट करे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला कि हम इस साल इतनी रोड्स बनाएंगे, ये कौन सी पॉलिसी का पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी या दूसरी पॉलिसी? इट्स अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में अगर तुम्हारे पास कॉपी में तुम चाहो तो लिख सकते हो, इट इज रिगार्डिंग दी एक्सपेंडिचर एंड टैक्स, कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एंड टैक्स कलेक्टेड, इनके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो द फॉर्मल प्लानिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज सेट आउट एनुअली, हर साल लिया जाता है, इंडिया में भी हर साल फिस्कल पॉलिसीज होती है, विच हैज 3 कंपोनेंट्स। एक्सपेंडिचर प्लानिंग, कि एक्सपेंडिचर कैसे कैसे प्लान करेंगे, कहां कहां पे हमें खर्चा करना है। रेवेन्यू रेजिंग मतलब कि टैक्स जो है, टैक्स रेट में क्या चेंजेस होंगे, किन किन सेक्टर्स में कौन कौन सी जगहों पे टैक्स में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। जैसे इस साल जो इंडिया में टैक्सेशन पॉलिसी आई है, जो फिस्कल पॉलिसी आई है, हमारा जो बजट आया है, बजट में लिखा हुआ है कि जैसे सिगरेट्स होती है या जो टबैको प्रोडक्ट्स है, दे विल बिकम कॉस्टलियर। तो वो जो कॉस्टली हो जाएंगे, मतलब क्योंकि उन पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो वो टैक्स इसको आ रहा है गवर्नमेंट को, दैट इज रेवेन्यू रेजिंग। और बोरोइंग, गवर्नमेंट जब भी पैसे बोरो करती है मार्केट से या कहीं से भी, दैट इज, या बोरो करके मार्केट इंजेक्ट करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो एक हमारी टर्म आती है गाइस, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? ये छोटी छोटी टर्म्स में बार बार बोल रहा हूं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, हर एक टर्म का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कि मार्केट में एज सच कोई चेंज नहीं हो रहा, मार्केट में एज सच कोई चेंज नहीं हो रहा, किसी एक या दो फैक्टर की वजह से चीजें कॉस्टली हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है एक या दो फैक्टर्स की वजह से। एग्जाम्पल जैसे वेजेस या सैलरीज। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना गाइस। हर साल हमारी एक कंपनी है, हम काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, हर साल हम इतने नंबर ऑफ यूनिट्स ही बनाते हैं, 10,000 यूनिट्स ही बनाते हैं। जैसे एग्जांपल रोल्स रॉयस की कार, जस्ट एन एग्जांपल कि मैं रोल्स रॉयस की कार का ओनर हूं, मैं रोल्स रॉयस की कार बनाता हूं, तो मैं हर साल टोटल ही सिर्फ 10,000 रोल्स रॉयस बनाता हूं, सिर्फ 10,000 रोल्स रॉयस ही मैं हर साल बनाता हूं। अब मार्केट में कोई चेंज नहीं आया, कोई भी रॉ मटेरियल मेरा कॉस्टली नहीं हुआ, अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। किस वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है कि एक रोल्स रॉयस उस टाइम पे मैं 2 करोड़ की बेचता था, आज की डेट में वो रोल्स रॉयस 3 करोड़ की हो गई है। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है सैलरीज। जो लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे? हर साल के 10% इंक्रीमेंट दो, हर साल इंक्रीमेंट मांगेंगे, वो मेरे को देना पड़ेगा। इंक्रीमेंट अगर मैं उनको दूंगा, सैलरीज उनकी बढ़ाऊंगा, तो पैसे कहां से कवर करूंगा? वो पैसे मैं अपनी प्रोडक्ट में से कवर करूंगा। तो चीजें महंगी होंगी, ऐसी चीजें महंगी होंगी, एक चीज महंगी होगी, ऐसे ही जब कोई बायर होगा वो सामान परचेज करेगा, वो महंगी परचेज करेगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा, फिर और चीजें महंगी, तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन जो आई है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। The cost push inflation occurs when the cost of factors of production rise regardless of whether or not they are in short supply. ऐसा नहीं है कि लेबर की कमी है, ऐसा नहीं है रॉ मटेरियल कम है, रॉ मटेरियल जितना चाहिए उतना है, कोई कम नहीं है रॉ मटेरियल, फिर भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए थोड़े बहुत। मैंने अपनी रोल्स रॉयस बनाने के लिए जो मैं लेदर लेता हूं, वो लेदर कॉस्टली होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई सॉरी कम है, मार्केट में लेदर कम है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत है, खत्म नहीं होने वाला, फिर भी मेरी पीछे से प्राइस बढ़ती जा रही है। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। सो दो टर्म्स अब यहां पे आती है हमारी, एक आती है बजट डेफिसिट। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि लिंक्ड है, दिस इज नॉट लिंक्ड, ये छोटी छोटी टर्म्स है जो हमें समझनी है। अब आता है बजट डेफिसिट। सो व्हाट इज बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कम, डेफिसिट मतलब कम, कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, स्पेंडिंग है ज्यादा और अर्निंग टैक्सेशन से है कम, मतलब स्पेंडिंग इज मोर एंड अर्निंग इज लेस, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट।
कि हमने जो बजट बनाया था हमारा खर्चा ज्यादा हुआ बजट में, लेकिन पैसे जो टैक्सेस से आए वो हमें कम आए, दैट इज बजट डेफिसिट। और बजट सरप्लस मींस कि हमें लोगों से टैक्स ज्यादा आया, कमाई गवर्नमेंट ने ज्यादा करी, लेकिन गवर्नमेंट ने बजट में खर्चे कम करे, लोगों को पैसा कम दिया लेकिन पैसे गवर्नमेंट के पास ज्यादा आए, दैट इज कॉल्ड बजट सरप्लस। अभी तक जो मैंने पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। सर जैसे आपने बताया कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए 2 या 3 फैक्टर हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स होते हैं या कौन से वाले? कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी। मतलब मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं। मतलब हम जो प्रोडक्शन करते हैं, जो मैंने बताया था ना, हम जब उसमें जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने बताया था, या हमने आई थिंक एक चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में, क्या थी वो कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के, प्रोडक्शन तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं। ये पढ़ा था ना हमने एमए में। तो ये जो खर्चे हैं यहाँ में जितनी भी चीजें हमारी आती है, कोई भी चीज अगर हमारी कॉस्टली हो गई जिसकी वजह से हमें अपनी चीज महंगी बेचनी पड़ रही है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट महंगा हो गया, दूसरी कंट्री ने महंगा कर दिया। सामान मेरे पास आया, ट्रांसपोर्टेशन वाला, डीजल महंगा हो गया, उसकी वजह से सामान महंगा होता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वाले ने ज्यादा पैसे लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने जब वो सामान बनाया, लेबर ने बोला मैं ज्यादा पैसे लूंगी, लेबर उतनी ही है लेकिन उनको इंक्रीमेंट हर साल देना पड़ता है। सो दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि जो भी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनसे मैं गुड्स बनाता हूं, वहां पे राइज होने से प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन जो होती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट कैसे जो लेवल ऑफ डिमांड है वो चेंज कर सकती है, कि फिजिकल पॉलिसी यूज करके गवर्नमेंट कैसे हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको कैसे इंक्रीज और कम कर सकती है। तो सबसे पहला आता है इंक्रीज डिमांड। इंक्रीज डिमांड मतलब मार्केट में अगर मुझे डिमांड इंक्रीज करनी है, कि मतलब लोग जाएं और सामान परचेज करें, तो गवर्नमेंट वो कैसे कर सकती है? पहला, रिड्यूस टैक्सेशन। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए। जैसे इंडिया में क्या हुआ है, अभी जो बजट आया है, बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो स्लैब रेट अलग अलग है हमारे, वो बात की बात है। बट गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में थोड़ा सा रिलीफ दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिलीफ लोगों को दिया है। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसे बचेंगे। अब पैसे बचेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि तुम अगर देखो, तुम अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो, मैं एक बात बताता हूँ, एक सिंपल सा फैक्ट है। इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, जो तुम्हारे को इन हैंड आते हैं, तो तुम क्या करोगे, तुम इसमें से 70% उड़ा दोगे और 30% सेव करोगे। नॉर्मली ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे पास अब 1,50 आएंगे तो तुमने सोचा था यहाँ पे 70 में उड़ाऊंगा, 30 सेव करूंगा, तो तुमने यहाँ सोचा कि कोई बात है, इनकम ज्यादा होगी तो क्या हो गया, मैं अपने खर्चे 70 ही रखूंगा, बाकी जो 80 है वो मेरी, मैं वो बैंक में सेव कर दूंगा। ऐसा कभी कोई पर्सन नहीं करता। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, हम चीजें महंगी लेनी शुरू करते हैं, खर्चे ज्यादा करने शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा कि वी विल स्पेंड मोर, हम ज्यादा खर्चा करेंगे, बिजनेस ज्यादा ग्रो करेंगे, सैलरीज बढ़ेंगी, सब कुछ होगा। सो इकोनॉमी विल राइज एंड डिमांड विल इंक्रीज। सो टैक्सेशन कम करने से गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग में कोई चेंज नहीं किया, टैक्सेशन कम करने की वजह से हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, स्पेंडिंग मोर, जैसे मैंने बताया था, टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे ज्यादा बढ़ा दिए कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। ग्रांट्स ग्रांट्स नहीं, चलो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा खर्चा करेंगे, हम ज्यादा रोड्स बनाएंगे इस बार, हम और भी ज्यादा नई नई डेवलपमेंट करेंगे, हम इंडिया के इस एरिया को दुबई जैसा बनाएंगे, वहां बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने वाली है, वी विल फंड दैट। तो दैट इज लाइक स्पेंडिंग मोर। स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो जो बाहर के लोग हैं वो काम करेंगे, गवर्नमेंट इनको पैसे देगी, फिर इनके जेब में पैसे आएंगे, ये खर्चा करेंगे। सो दैट इज गवर्नमेंट इंक्रीज डिमांड बाय रिड्यूसिंग टैक्स और बाय स्पेंडिंग मोर। और अगर गवर्नमेंट को डिमांड कम करनी है तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? इंक्रीज टैक्स, टैक्स बढ़ा देगी लोगों का, तो पैसा कम बचेगा लोगों की जेब में, तो वो खर्चा भी कम करेंगे। और स्पेंडिंग लेस, गवर्नमेंट मार्केट में कोई प्रोजेक्ट वगैरह डालेगी नहीं, तो बहुत सारी लेबर है वो ऐसी रह जाएगी, लेबर ऐसी रह जाएगी, जॉब मिलेगी नहीं, तो वो सामान परचेज नहीं कर पाएंगे और हमारी डिमांड कम हो जाएगी। सो दैट्स हाउ गवर्नमेंट प्लेज विद द फिस्कल पॉलिसी टू कीप द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी एंड टू कीप द इकोनॉमी स्टेबल। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कैसा भी है, तो मुझसे पूछो, नहीं है तो लेट्स मूव फर्दर।
हिमेश, सबिया, कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। क्या वो नींद आ रही है? सबिया को ज्यादा लग रहा है मुझे नींद आ रही है। नहीं सर, मुझे ये वाला कॉस्ट पुश में कुछ हो रहा है, मतलब फैक्टर्स जो बोल रहे थे आप, तो ऑर्गेनाइजेशंस के हो सकता है, मतलब मार्केट के नहीं हो सकते। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लगा लो, तुम ऐसे कर लो। मतलब इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन या मार्केट के फैक्टर्स, इट्स अबाउट जो भी सिंपल सा लॉजिक। हम अगर अब मैं अपने बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है, कि मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे मैं गुड्स प्रोड्यूस करता हूं, उन सारे खर्चों की वजह से अगर कोई भी खर्चा बढ़ गया जिसकी वजह से मुझे अपनी चीज को महंगा बेचना पड़ा, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। के ऐसे अगर सारी कंपनीज को वो चीज महंगी मिली, लेबर कॉस्टली हो गई, सब कुछ कॉस्टली हो गया, उसकी वजह से वो चीजें महंगी बेच रहे हैं, तो चीजें महंगी बेच रहे हैं, दैट मीन इन्फ्लेशन आ रहा है, तो दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कि वो इन्फ्लेशन इसलिए नहीं है कि उनको प्रॉफिट ज्यादा कमाने, कई बार क्या होता है कि वो चीजें महंगी इसलिए भी करते हैं क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजन। जैसे अब तुम्हें मैं एक टीवी बता दूं, लेट्स से एक टीवी है, ये इंडियन ब्रांड का टीवी है, या टीवी नहीं, चलो लेट्स टॉक अबाउट अ मोबाइल फोन। एक ये मोबाइल फोन है, ये इंडियन ब्रांड का फोन है, और इंडियन ब्रांड का फोन है, और ये बहुत बहुत तगड़ा फोन है, बहुत तगड़ा फोन है ये, ठीक है। एक ये है, सेम स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सेम, दिखने में तो ऑफ कोर्स नहीं, वो अलग है, लेकिन वर्किंग में, कैमरा में, हर चीज में क्वालिटी जो है इनकी एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम। लेट्स से दिस इज आईफोन, दिस इज आईफोन, एंड ये कोई इंडियन फोन है, लेट्स से आई एन डी फो, ऐसे इन्फो, इंडियन फोन। इनके सारे फीचर सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब अगर तुम दोनों फोन यूज करो और कैमरे से पिक्चर क्लिक करो तो इमेज क्लैरिटी हो सकता है इसी की ज्यादा बेटर हो, गेम्स खेलो, प्रोसेसर इसका अच्छा है, बैटरी इसकी अच्छी है, ये हर चीज में बेटर है या फिर इक्वल है। सोचो ये फोन इंडिया में बन रहा है, ध्यान से सुनना, ये फोन इंडिया में बन रहा है 10,000 का, और अभी तक तुम इसको सेल करते थे लेट्स से 12 या 20,000 का, और सेम स्पेसिफिकेशन वाला आईफोन ये तुम्हारा बन के सेल हो रहा है 1,50,000 का। अब तुम ये हो, तुमने ये बिजनेस शुरू किया, तुम क्या बोलोगे, यार मैं बेवकूफ हूं, सारे लोग आईफोन लेते हैं, वो सारे फीचर्स एग्जैक्टली सेम इस फोन में मिल रहे हैं, जो भी बंदा है फोन यूज कर रहा है वो कह रहा है आईफोन लेने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं 20,000 में थोड़ी बेचूंगा इस फोन को, मैं इसका रेट 50,000 कर देता हूँ। जब इसका सारे फीचर्स सब कुछ सेम है आईफोन की तरह, मतलब खाली बुक्स में नहीं, प्रैक्टिकली भी, चलने में, स्मूथनेस में, हर चीज में, तो फिर तो मैं ये वाला फोन 50,000 का कर देता हूँ। तो मैंने अपनी चीज का जो प्राइस बढ़ाया है, ध्यान से सुनना सबिया, मैंने जो प्राइस बढ़ाया ये किसी फैक्टर की वजह से नहीं बढ़ाया प्रोडक्शन के, ये मैंने मार्केट ट्रेंड की वजह से बढ़ाया, कि मार्केट में ट्रेंड अलग चल रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं हो। लेकिन अगर मान लो मैं ये मोबाइल बना रहा हूं, मैं स्क्रीन जो बाहर से ऑर्डर कर रहा हूं, या फिर जो लेबर है जो मोबाइल बना रही है वो कह रही है हमें हर साल सैलरी हमारी बढ़ाओ, वेजेस बढ़ाओ, हमारे गवर्नमेंट ने बोला कि मिनिमम वेज आपको इतना देना है, ये सब वो सब, उसकी वजह से मेरी कॉस्टिंग महंगी हो गई है, इस वजह से मुझे महंगा बेचना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके सर। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो ये था फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला आता है हमारा टैक्सेशन। टैक्सेशन हमें पता ही है क्या होता है। सो टैक्सेशन इज द मेजर की सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं चलाने के लिए पूरा देश, वो सिर्फ मोस्टली टैक्सेशन से आते हैं, मोस्टली उनको टैक्सेशन से पैसे आते हैं। और टैक्सेशन का पर्पस क्या होता है, टैक्सेशन सर्व्स टू डिस्करेज सर्टेन एक्टिविटीज, नॉट ऑल एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज को, ध्यान से सुनना, टैक्सेशन का एक पर्पस क्या होता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। दूसरा पर्पस टैक्सेशन का क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज को हमें डिस्करेज करना है। कैसे? अब जैसे वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे टोबैको है, ठीक है, सिगरेट्स होती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग सिगरेट ज्यादा पिए, गवर्नमेंट नहीं चाहती लोग अल्कोहल ज्यादा पिए, चलो अल्कोहल का इतना नहीं है फिर भी, बट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग सिगरेट ज्यादा पिए, टोबैको ज्यादा करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टोबैको में जो टैक्स रेट थे वो राइज कर दी। तो इससे क्या होगा, जो चीज लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, एक सिगरेट का पैकेट पहले 100 का था, वो हो सकता है अब 150 180 का मिले। तो होगा क्या, पीपल विल टेंड टू स्पेंड मोर ऑन सिगरेट्स, के कॉस्टली हो गई है, तो कॉस्टली हो गई है, लोग कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो हो सकता है उनकी एडिक्शन भी धीरे धीरे कम हो। अब जहां एक कोई गरीब आदमी है जिसको आदत तो है सिगरेट पीने की, वो दिन के 2 से 3 डब्बे लेट से करता था, यूज करता था, तो 300 रुपए खर्चा था वो। अब वो कहेगा भाई 180 की होगी है, मैं तो एक से ज्यादा ले ही नहीं सकता, तो वो एक यूज करेगा। तो जब वो एक यूज करेगा, दैट मीन्स हमारी जो सिगरेट्स के डब्बे हैं वो कम बिक रहे हैं। So that is also a purpose of taxation, to discourage certain activities.
या फिर कई बार हम कुछ एक्टिविटीज के अंदर हम टैक्स बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। जैसे स्टार्टअप्स, इंडिया में स्टार्टअप आए हैं, तो स्टार्टअप्स में टैक्सेशन बहुत ज्यादा कम कर दिया ताकि वो एनकरेज हो कि तुम टैक्सेशन की टेंशन ना करो, तुम्हारे पे टैक्स कम लगेगा, तुम काम करो। अभी पहला साल है, दूसरा साल है, काम शुरू ही करा है। सो दैट इज टू डिस्करेज और एनकरेज सर्टेन एक्टिविटीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कि जैसे गवर्नमेंट के पास पैसे आए टैक्सेशन से, वो पैसे गवर्नमेंट कहाँ लगाती है? बजट में। अमीर बंदे से ज्यादा टैक्स लिया, वो टैक्स लेके गवर्नमेंट गरीब लोगों को देती है। कैसे? गवर्नमेंट रोड्स बनाएगी, रोड्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सबको मिलेंगे, काम गरीब लोग करेंगे, उनको सैलरी मिलेगी। तो दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ। एग्जांपल इनकम सपोर्ट, ये गरीबों को बोलते हैं कि आपको फ्री राशन मिलेगा। इंडिया में इतना नहीं है, जैसे फॉरेन में तुमने देखा है, जो लोग गरीब होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। कई लोगों को तो अगर जॉब नहीं मिली तो गवर्नमेंट उनको घर बैठे बैठे पैसे भी देती है। तो पैसा कहां से आ रहा है? वो अमीरों के ज्यादा टैक्स पे करने से। सो दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। दीज आर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। तो गुड टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि रिजिड बना दिया, हर साल टैक्स में कितने सारे चेंजेस आते हैं। दैट इज फ्लेक्सिबल। एफिशिएंट, सही होना चाहिए, ठीक है। पर्पस उसका पूरा सॉल्व होना चाहिए, रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज होने चाहिए एंड एबल टू अटेन इस पर्पस। जो टैक्सेशन का पर्पस हमने बनाया था वो सॉल्व हो रहा हो। ऐसा ना हो कि हमने डिस्करेज करी सर्टेन एक्टिविटीज, जैसे सिगरेट का, लोगों ने तो पीनी है, हुआ क्या कि कंपनी के बहुत प्रॉफिट होने शुरू हो गए, कंपनी ने बहुत पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब जैसे इसका मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में एक कंपनी है आईटीसी, ठीक है। आईटीसी ये सिगरेट्स वगैरह ही बनाती है और ये सेल करती है। जिस दिन गवर्नमेंट ने बताया, अभी बजट जो आया था, कि हम जो ये सिगरेट्स है इस पे हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, टबैको पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो हुआ क्या? आईटी के शेयर राइज होने शुरू हो गए, एकदम से उसके राइज होने शुरू हो गए शेयर्स। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सिगरेट कम पिएंगे, जिसको पीनी है इतनी पिएंगे, लेकिन अब वो पैसे ज्यादा खर्चा करेंगे। पैसे ज्यादा खर्चा करेंगे तो प्रॉफिट किसके बढ़ेंगे? कंपनी के। तो हमें ये भी देखना है कि हम जिस पर्पस के लिए वो टैक्सेशन कर रहे हैं वो फुलफिल हो रहा हो, ऐसा ना हो कि पर्पस फुलफिल ना हो रहा हो। दूसरा, टैक्सेशन कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये तुमने शायद पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, बट इसका मतलब समझना जरूरी है क्योंकि ये एसीसीए है। अब ये है गवर्नमेंट, ये है पब्लिक, दिस इज पब्लिक। ध्यान से सुनना। पब्लिक से जब गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती है, कैसे? इनकम टैक्स, कि सीधा सीधा इनकी पॉकेट से हमारे अकाउंट में आए, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स, विच इज डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्सेस जब गवर्नमेंट सीधा सीधा पब्लिक की पॉकेट से अपने पास पैसे लाती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है? कि गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे खुद नहीं लेती, गवर्नमेंट किसी पर्सन के थ्रू इनसे पैसे कलेक्ट करवाती है और वो आगे ये पैसे गवर्नमेंट को देता है, जैसे जीएसटी या सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है? ये सामान बेचेगा, ये खरीदेंगे, तो जो ये सामान बेचेगा इस पे कुछ टैक्स चार्ज करेगा इन लोगों से। तो पैसा तो अल्टीमेटली इन्हीं से आ रहा है, ये अपनी जेब से कोई पैसे नहीं दे रहा मिडलमैन, पैसा सारा कस्टमर से ही आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है। पब्लिक वो सारा जो सेल्स टैक्स का पैसा है वो इसको दे रही है, ये वो सेल्स टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जमा कराता है। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो डायरेक्ट टैक्सेशन मीन कि जो भी पैसे डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट को आ रहे हैं पब्लिक से, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन लाइक इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो पैसे डायरेक्टली कंपनी को, गवर्नमेंट को नहीं आ रहे, सॉरी, एक मिडिल पर्सन है जो ये पैसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है इन एनी वे। सो डायरेक्ट टैक्सेशन पेड डायरेक्टली टू रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट, लाइक इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मीन दिस इज कलेक्टेड बाय रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट वाया थर्ड पार्टी, दैट इज अ सप्लायर हु पासिस द टैक्स ऑन टू कंज्यूमर। कि जो टैक्स का बर्डन है वो अल्टीमेटली पब्लिक के पास ही है, कंज्यूमर के पास ही है, वहां से लेके गवर्नमेंट को जमा करता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे कैन बी ऑफ वन स्पेसिफिक। अब ये भी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो हर चीज का मतलब समझना। इनडायरेक्ट टैक्सेशन एक हो सकता है स्पेसिफिक टैक्स, लाइक पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल पे इतना टैक्स, कि अगर 1 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल पे इतना टैक्स आपका लगेगा, 1 लीटर पेट्रोल पे आपका 30 रुपीज टैक्स है जैसे। सो दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक टैक्स, कि हमने एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर
कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स रखा हुआ है कि 30 रुपीज पर लीटर इज अ टैक्स ऑन पेट्रोल, सो दैट इज स्पेसिफिक टैक्स। देन आता है एड वैलोरम टैक्सेस। एड वैलोरम टैक्सेस इज कि ये एक फिक्स परसेंटेज होता है ऑन द प्राइस ऑफ आइटम, जैसे सेल्स टैक्स और वैट। वो क्या होता है कि जो भी एक आइटम है उस पर 20% आपका टैक्स लगेगा। अब 1 लीटर, चाहे 1 लीटर पेट्रोल आज 100 रुपए का है, चाहे 1 लीटर पेट्रोल 200 का है, चाहे 1 लीटर पेट्रोल 50 का है, रेट चेंज होते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक टैक्स बोलूं तो वो 30 ही रहेगा, चाहे 1 लीटर का प्राइस जो भी चल रहा है। लेकिन अगर मैं एड वैलोरम टैक्स बोलूं तो वो है 20%, लेट्स से 30%। तो अगर 100 का पेट्रोल है तो 30% टैक्स होगा, 200 का पेट्रोल है तो 60 टैक्स होगा, 50 का पेट्रोल है तो 15 टैक्स होगा। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, बट स्पेसिफिक टैक्स इज स्पेसिफिक चार्ज ऑन अ फिस्कल सम पर यूनिट सोल्ड। एक यूनिट पे इतना टैक्स होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स। ये परसेंटेज में होता है, ये फिक्स अमाउंट होता है पर यूनिट। सो दिस इज फिक्स्ड पर यूनिट, this is fixed per unit, and this is percentage on वैल्यू, जो भी वैल्यू है उस पे परसेंटेज। ये होते हैं हमारे दो टाइप के टैक्सेस। एक बार यहां तक पढ़ लो, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर रखना, ताकि तुमसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सके कि गवर्नमेंट को अगर इस इंडस्ट्री को बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट क्या टैक्सेशन से कर सकती है कि नहीं। हाँ, गवर्नमेंट टैक्सेशन से वो बूस्ट कर सकती है, एंड दैट इज ऑल्सो अ पर्पस ऑफ टैक्सेशन। जैसे टैक्सेशन के पर्पस तुमसे पूछे गए हैं, उसमें बोला गया टू एनकरेज खादी इंडस्ट्रीज, टू एनकरेज ये सेक्टर। तो इज दैट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन? यू विल से यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी टैक्सेशन। जैसे ही गाइस पढ़ लो, समझ आ जाए मुझे बता देना, ओके सर बोल देना, आई विल मूव फर्दर। ओके सर। ये जो सब्जेक्ट है ना गाइस F1, ये पूरा थ्योरी है। तो थ्योरी को पढ़ने का सिंपल तरीका यही है कि बंदे, ऑब्वियसली तुम भी जब थ्योरी पढ़ोगे बोर हो जाओगे, तो पढ़ते हुए ना कोशिश ये करना कि डोंट जस्ट सिट एंड रीड, उसको प्रैक्टिकली ना माइंड में सोचते रहना, कॉन्सेप्ट बनाते रहना माइंड में। और बेटर ऑप्शन इज टू स्पीक वाइल रीडिंग। थ्योरी सब्जेक्ट्स का बेस्ट होता है कि बोल बोल के पढ़ो। मतलब मैंने तो जैसे बचपन में देखा था, मैं अपने घर की छत पे बैठता था तो पेरेंट्स हमें डांटते थे, वो देख कैसे पढ़ रहा है, वो देख कैसे पढ़ रहा है, वो देख कैसे पढ़ रहा है, कैसे बोलते थे, क्योंकि वो पर्सन छत पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के पढ़ता था। उस बच्चों की याद करते, हमारे घर के साथ रहता था एक लड़का, उसकी आदत क्या थी, ही शाउट्स टू स्टडी, ही शाउट्स व्हाइल स्टडीइंग। वो ये सोचता था कि मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ूंगा तो दिमाग में कॉन्सेप्ट जाएगा। हम क्या करते थे, मन में पढ़ते थे। मन में पढ़ाई और बोल के वाली पढ़ाई में, बोलने वाली मल्टीप्लायर इफेक्ट देती है। 4 to 5 टाइम्स ज्यादा बेटर इफेक्ट आता है उसमें, रादर देन मन में पढ़ना। मन में जब हम पढ़ते हैं आधी बात तो निकल ही जाती है, समझ ही नहीं आता। तो बोल बोल के पढ़ना इज ऑलवेज गुड। तो आई वुड एनकरेज सारे स्टूडेंट्स को कि आगे बोल बोल के पढ़े। चलो एनीवेज, हिमेश हो गया। चलो, अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारे 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। अब 3 टाइप ऑफ टैक्सेस हमारे क्या होते हैं? एक तो हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा, अपना एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स क्या होता है? जो फिक्स परसेंटेज चार्ज होता है। अब आता है हमारे 3 टाइप ऑफ टैक्स। एक होता है, ये बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्स। वन इज रिग्रेसिव टैक्स, अदर इज प्रोपोर्शनल टैक्स, एंड थर्ड इज प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जैसे मैंने बोला तुम्हारे को एक एक अनियन पे, जैसे 1 kg अनियन पे, या ये इनकम पे बोलते हैं ना, इनकम पे, या चलो ऐसे कर लेते हैं, 1 kg अनियन पे आपको 20% टैक्स दे रहा है, या 20 रुपीज टैक्स दे रहा है। 1 kg अनियन पे आपको 20 रुपीज टैक्स देना है, 20% टैक्स देना है, जो भी है।
या अनियन बना लो इसको, या वही बना लो पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल पे आपको 30 रुपीज तो टैक्स ही है जो तुम्हें गवर्नमेंट को देना है। अब ध्यान से सुनना, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, देयर आर 2 पर्सन, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसकी इनकम है महीने की 10,000, इसकी इनकम है महीने की 1 लाख। ध्यान से सुनना, इसकी इनकम है महीने की 10,000, इसकी इनकम है महीने की 1 लाख। अगर ये दोनों 1-1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, अगर ये दोनों 1-1 लीटर पेट्रोल लेते हैं, तो इस पर्सन की जेब से अगर मैं प्रोपोर्शन बताऊं तो इट इज, या अगर मैं बोलूं कि चलो 1 लीटर नहीं, किसी रीजन की वजह से इनको 100 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ा। 100 लीटर पेट्रोल मतलब 3,000 का तो इनका टैक्स ही हो गया, 3,000 का तो इनका टैक्स ही हो गया। अब यहां पे अगर मैं देखूं, इस पर्सन जिसकी इनकम ही महीने की 10,000 थी, इसने 100 लीटर पेट्रोल डलवाया तो इसको 3,000 टैक्स पे करना पड़ गया। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं तो ये इसकी इनकम का एक तरह से 30% हो गया, कि अपनी इनकम का 30% तो ये पेट्रोल का टैक्स ही पे कर रहा है। और ऑन दी अदर हैंड इसने भी 100 लीटर डलवाया, इसको भी 3,000 का पड़ा, इसको 3,000 दिया, सो इसके लिए इट इज जस्ट 3%। So that is called a regressive tax. So regressive tax take higher proportion of a poor person's salary than rich person's, like television license, road tax, कोई भी सामान तुम परचेज करके हो, वैट वगैरह, those all are regressive tax since they are same for all people. याद रखना, same for all people does not mean कि सबको it's like a normal tax. अगर सबके लिए सेम है, इसका मतलब है कि जो गरीब आदमी है उसका हायर प्रोपोर्शन टैक्स में जाएगा, और जो अमीर आदमी है उसका लोअर प्रोपोर्शन टैक्स में जाएगा। ये समझ आएगा इस रिग्रेसिव टैक्स दोनों को? हाँ, फिर से एक बार बता दें। देखो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि हमारा जो टैक्स है वो अमाउंट फिक्स्ड है। जैसे ये अमाउंट 30 रुपीज पर लीटर था, तो 100 लीटर्स के लिए 300 टैक्स हमारा फिक्स्ड है। इस खर्चे का किसी की इनकम से कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि कम पैसे कमाता है तो इसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ये ज्यादा पैसे कमाते हैं तो इसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो रिग्रेसिव टैक्स इज लाइक सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम टैक्स है, चाहे आप कम पैसे कमाओ चाहे ज्यादा। तो इस टैक्स का इंपैक्ट क्या होता है, जो कम पैसे कमा रहा है उसको भी अमाउंट दोनों को 3-3 हजार देने, ये कमाता है 10,000 रुपए महीने की, तो मतलब इसका ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्स में जाएगा। ये कमाता है 1 लाख महीने के लिए, तो इसका कम प्रोपोर्शन टैक्स में जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द रिग्रेसिव टैक्स, कि हम गरीब को और गरीब कर रहे हैं, अमीर को और अमीर कर रहे हैं। और जो भी हमारा ये वैट है, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारे हमारे रिग्रेसिव टैक्स है। कैसे? अब एक अमीर आदमी है, गरीब आदमी, दोनों एक एक चॉकलेट खाएगा, चॉकलेट पे जैसे जो भी टैक्स है चॉकलेट के पैकेट पे, अमीर को फर्क भी नहीं पड़ेगा, गरीब के लिए वो बहुत कॉस्टली है। So that is called a regressive tax. Indirect taxes are, सारे जितने भी होते हैं those are regressive tax, कि वो सेम होते हैं सबके लिए, और जो गरीब आदमी होगा उसका ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्स में जाएगा, अमीर आदमी का कम जाएगा। देन आता है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स होता है कि ये सेम प्रोपोर्शन में चलता है। जैसे इनकम टैक्स बनाया गवर्नमेंट में कि जितनी भी आपकी इनकम है, ध्यान से सुनना, जितनी भी आपकी इनकम है उसका 20% टैक्स होगा। जितनी भी आपकी इनकम है उसका 20% टैक्स लगेगा। अब पहला पर्सन 10,000 कमा रहा था, ये कमा रहा है 1 लाख, तो 10,000 का 20% इसको 2,000 पे करना पड़ रहा है, 1 लाख का 20% इसको 20,000 पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों पे बाहर, इस पे ज्यादा पड़ रहा है इसमें कम, दोनों का प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स जो है वो सेम है। दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। इट टेक्स सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्स फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ इनकम। और अगर सेम प्रोपोर्शन ना होता, लिखा होता इट टेक्स सेम इनकम टैक्स एट ऑल लेवल, तो वो रिग्रेसिव टैक्स बन जाता। तो प्रोपोर्शनल, अगर सेम प्रोपोर्शन में हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। लास्ट आता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जैसे एक रूल बना लिया, जस्ट अ छोटा सा एग्जांपल, कि जिन लोगों की 20,000 से कम इनकम है, उनको 10% टैक्स पे करना है। जिनकी 20,000 से ऊपर इनकम चली गई उनको 20% टैक्स पे करना है। जिसकी इनकम 20,000 से ऊपर चली गई उसको 20% टैक्स पे करना है। डिटेल में मत जाना अभी बिल्कुल कि सर क्या 20 से ऊपर वाली इनकम पे 20% या इससे नीचे वाली पे, कुछ मत सोचो। सिंपल रूल लॉजिक कि 20,000 से कम अगर तुम्हारी इनकम है तो 10% टैक्स होगा,
20,000 से ऊपर है तो 20% टैक्स। इसका मतलब है जो बंदा 1 लाख कमा रहा था उसको 10% देना है, सॉरी जो 10,000 कमा रहा था उसको 10% टैक्स देना है, तो इसका टैक्स बनेगा 1,000। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है उसकी स्लैब रेट 20 से ज्यादा आती है तो इसको 20,000 टैक्स पे करना है। दैट इज प्रोग्रेसिव रेट, कि हायर जो पैसे कमा रहे होते हैं उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और जो गरीब होते हैं उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स या प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स हायर प्रोपोर्शन इनकम as income rises. Income tax as a whole is progressive. Since first part is an individual tax, ये तो चलो छोड़ दो, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, इस चीज को you can just skip, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। तो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स कि जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी उतना उतना आपका टैक्स परसेंटेज जो है प्रोपोर्शन वो बढ़ता चला जाएगा। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्स, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारे होते हैं दोज आर प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज रिग्रेसिव। ठीक है, कैन बी रिग्रेसिव, कैन नॉट बी, बट कैन, दे आर नॉर्मली रिग्रेसिव। जैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए, ये क्वेश्चन करो और मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। प्रोग्रेसिव। कौन सा? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सिर्फ इनकम के रिलेटेड होता है? हाँ वही होगा ना, हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं ना, और टैक्सेस ये तो सारे डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे इनकम जो हम कमा रहे हैं, तो जो बंदा ज्यादा पैसे कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कम पैसे कमा रहा है उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। हिमेश? सर रिग्रेसिव। रिग्रेसिव कैसे? सर सारे एडल्ट मेंबर के लिए वो सेम होगा ना, $200। हाँ इट्स रिग्रेसिव, सभी इट्स रिग्रेसिव। कैसे? बिल्कुल सही हिमेश। इसमें लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ अ सर्टेन कंट्री डिसाइड्स टू इंट्रोड्यूस अ पोल टैक्स, ठीक है, विच will involve a flat rate of levy of $200 on every adult member of the population। कि अगर हर एडल्ट मेंबर, जैसे मान लो कोई आपके घर में एक पोल हुआ, कि जस्ट एन एग्जांपल, आपके घर में पोल हो, जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, जो बच्चा है, जब भी कोई बच्चा होगा आपको $200 देने पड़ेंगे। एग्जांपल, जब भी कोई बच्चा होगा आपको $200 देने पड़ेंगे। अब चाहे गरीब के घर में ये 2 बच्चे हुए, चाहे अमीर के घर में 2 बच्चे हुए हो, गरीब को भी 200 दैट मीन 400 देने पड़ेंगे 2 बच्चों के, अमीर को भी 400 देने पड़ेंगे। अब ये अगर कमाता ही महीने के 10,000 रुपीज है तो इसके लिए तो ये अमाउंट बहुत हाई प्रोपोर्शन है कि यार 400 रुपए देने पड़ेंगे। दैट मीन अराउंड 4% इसके लिए हो गया, या 4% इसको इनकम का 4% सिर्फ इस चीज के लिए देना पड़ गया। इसकी इनकम है 1 लाख, इसको तो 0.4% कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दैट मीन दिस इज अ रिग्रेसिव टैक्स कि गरीब को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, अमीर को कम पैसे देने पड़ रहे हैं। और हम कैसे कम ज्यादा बताते हैं? इट्स नॉट बाय दिस अमाउंट कि 200 ही तो है, चाहे गरीब है चाहे अमीर, दोनों को ही तो 200 देने हैं, तो ये तो नॉर्मल टैक्स हुआ। रिग्रेसिव मतलब उसकी इनकम से लिंक करके, कि अगर इनकम उसकी कम है तो उसको ज्यादा प्रोपोर्शन में टैक्स पे करना पड़ेगा, अमीर की इनकम ज्यादा है उसको कम प्रोपोर्शन में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया गाइस? यस सर। यस सर। चलो अब इसके बाद आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी मैं आज नहीं कराऊंगा, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा, फिर तो बिल्कुल ही सो जाओगे तुम मॉनेटरी पॉलिसी करके। ठीक है, ये चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा नहीं बचा। मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये चैप्टर खत्म। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर मैं खत्म करा दूंगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास यानी सैटरडे को हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। बाकी जो अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली सारी चीजों को बहुत अच्छे से थॉरली वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना, और मैं तो कहूंगा एक एक चीज को बुक में से रीड करना बोल बोल के, ताकि वो चीज तुम्हारे को माइंड में समझ आ जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे को क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे जरूर पूछना कि सर रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, एक बार दोबारा बता दो।
कि सर एड वैलोरम टैक्स क्या होता है हमें बता दो, या फिर कि सर हमारा कैसे अगर हम टैक्स रिड्यूस करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी। हर कॉन्सेप्ट तुम्हारे को क्लियर होना चाहिए जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। ये करना, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रिवीजन करना। 7:30 आई विल स्टार्ट विद माय एमए बैच। एमए के बैच में फर्स्ट मैं जितने भी एग्जाम किट हैं पुराने दोनों चैप्टर्स के, वो एग्जाम किट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देखूंगा बच्चों ने कितने करे हुए। अगर बच्चों ने सारे नहीं करे हुए तो मैं फिर मतलब कुछ बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट करे या कुछ बच्चे नहीं कर पाए, तो आई विल डू ऑल द एग्जाम किट क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी को? No, sir. सर एग्जाम वीक में था क्या पूछो? डाउट हाँ पूछो। 2.7। 2.7 ये हिमेश ने भी पूछा था। अच्छा देखो, सो 2.7 इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, पहले इसका आंसर तुम बताओ। 1 2 3 4। तुम्हें फोर्थ भी लग रहा है? हाँ फोर्थ क्यों लग रहा है तुम्हें? तुमने इस लाइन को पढ़ के क्या समझा है? एक्चुअली वो समझ नहीं आया। हाँ देखो, इंक्रीज इन अ सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे इसके आइडियाज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के हम इमेजिन कर सकते हैं। एक मैंने इमेजिन क्या किया है कि जैसे एक बंदे का हाउस होल्ड का, एक बंदे का खर्चा बढ़ गया, जो भी हाउस होल्ड होते हैं पर मेंबर हमारा हाउस होल्ड का खर्चा बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड लाइक अ सिंगल मेंबर हाउस होल्ड। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो एक ही पर्सन यूज कर सकता है, जैसे टूथब्रश, वो एक ही पर्सन यूज कर सकता है, वो बढ़ गया। उससे हमारा सोशल कल्चर का कोई लिंक नहीं है, और वो एक इन्वायरमेंट, इससे कोई बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे एज सच कोई बिजनेस में फर्क नहीं पड़ने वाला कि दिस इज द इन्वायरमेंट जिससे हमारा बिजनेस ग्रो, बिजनेस में हमारा कुछ डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जो फोर्थ है, इंक्रीज इन सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, इट्स नॉट समथिंग जिसको मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका हमारा कोई सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि इससे अगर मैं बोलूं, इससे कुछ इंडस्ट्रीज में इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज में इफेक्ट पड़ सकता है, बट दैट इज नॉट लाइक हमारा इसका कि ये एक सोशल कल्चर ट्रेंड है। ये सोशल कल्चर ट्रेंड नहीं होगा हमारा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज हुआ। ये तो वैसे है कि चीजें सस्ती होंगी, इकोनॉमी फैक्टर, इट कैन कम इन इकोनॉमी फैक्टर। इकोनॉमी फैक्टर कि चीजें सस्ती होगी तो लोगों ने ज्यादा परचेज करनी शुरू कर दी, ठीक है, या चीजें अच्छी हो गई है, ज्यादा परचेज करनी शुरू कर दी है। लेकिन सोशल कल्चरल कोई चेंज नहीं है। इट्स हमें देखना होता है कल्चरल ट्रेंड कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ये कोई सोसाइटी का चेंज नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिकल चेंज में आ सकता है कि हमारी इकोनॉमी में चेंज हो रहा है कि सिंगल मेंबर हाउस होल्ड हमारे ज्यादा लोग परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल जैसे मैंने बताया टूथपेस्ट जो होता है, या फिर जैसे हम एक पेन है, ठीक है, वो पेन जो है इसमें इंक रिफिल नहीं हो सकती, एक बार यूज हो सकती है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल मेंबर हाउस होल्ड, कि एक बार ही पेन बन गया, ये सीधा थ्रो ही होगा, यूज एंड थ्रो। ये चीज के बढ़ने से इट डजंट इम्पैक्ट सोशल कल्चर ट्रेंड, कि इसमें ये नहीं बोला गया कि सोसाइटी ऐसी चीजों को यूज करना स्टार्ट कर रही है। तो इट्स लाइक कि ऐसी चीजें बढ़ गई हैं, सो दिट विल बी इकोनॉमिकल फैक्टर, नॉट अ सोशल कल्चर ट्रेंड। और और 2.14 2.14 14 is Potter's 5 force model. Which of the following would not constitute a barrier to entry? कौन सा एक barrier to entry नहीं होगा? Barrier to entry means कि जो भी business है हमारा, वो business कोई भी person नहीं start कर सकता, that is a barrier to entry, कि कोई भी person freely उस business में नहीं घुस सकता। तो कौन सा इसमें से it does not constitute that barrier? पहला है scale economies available to existing customers, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके पास बहुत इकोनॉमीज हैं, उनके पास सारे कस्टमर्स उनके पास है, उनका ब्रांड। कॉम्पिटिटर्स के हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब मैं एक चीज बनाता हूँ, मैंने सोचा मैं इस मार्केट में जाऊं, जैसे मैंने सोचा कि मैं नया फोन सिम लॉन्च करूं, बट ऑलरेडी एयरटेल, वोडाफोन तो चलो वर्ज पे खत्म होने की, और जियो, ये तीनों चल रहे हैं टॉप पे। तो मैं जाके अपना काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारे क्लाइंट्स इनके पास है, पैसा इनके पास है, इंडस्ट्रीज इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए दैट इज अ बैरियर टू एंट्री, मैं सोचूंगा इस बिजनेस में घुसने से पहले।
सेकंड, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, यस दिस इज ऑल्सो अ बैरियर। अब अगर मेरे को काम स्टार्ट करना है, मेरे को पता है कि टेलीकम्युनिकेशन में मैंने जो सिम बनाया है, इस सिम में नेटवर्क पूरा बढ़िया आएगा, खूब चलने वाला है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरे पास नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ बैरियर टू एंट्री, कि मैं इस फील्ड में नहीं घुस सकता क्योंकि बहुत पैसे चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। सो ये दोनों बैरियर हो गए, तो थर्ड ही मेरा सीधा सीधा आंसर हो गया। दैट मीन्स लो स्विचिंग कॉस्ट इन द मार्केट। लो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैं वैसे बताता हूँ। लो स्विचिंग कॉस्ट मीन्स जैसे तुम एक बिजनेस कर रहे हो, ध्यान से सुनना सबिया, यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड तुमने सोचा कि मैं अपना बिजनेस जो है अब चेंज करती हूँ, मुझे वो बिजनेस जो है वो ठीक नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ मैं दूसरा बिजनेस चेंज कर लूँ। यहां से यहां स्विच करने के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही लो है, तुम्हारे बहुत कम खर्चे हैं कि बिजनेस चेंज करो। सो विल दैट बी अ बैरियर टू इफेक्टिव एंट्री या इजी टू इफेक्टिव एंट्री? इजी होगा। इजी होगा ना, कि एक्सपेंडिचर ही कुछ नहीं है, कि दूसरी कंपनी में जाना है, खर्चा कुछ नहीं है, दूसरा काम शुरू कर देता, कोई चक्कर नहीं, वही ऑफिस है, सब कुछ वही है। तो इट विल बी इजियर टू इफेक्टिव एंट्री। तो हमें यही बताना है इसमें से कौन सा फैक्टर इज नॉट अ बैरियर टू इफेक्टिव एंट्री। सो दिस इज लो स्विचिंग कॉस्ट, बिकॉज इसकी वजह से तो हमारी एंट्री इजी हो जाती है, कि हमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। ठीक है, 2.28 था। कौन सा? 2.2 2.20? सर, जस्ट 2.2। 2.02? ये वाला? हाँ। ओके, सो द क्वेश्चन इज, एक सेकेंड। So it is, which of the following is not a legitimate method of influencing government policy in the interest of business? It's not a proper method, legitimate method of influencing government policy into the business interest of business। कि कौन सा, कि business basically कौन सी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी है जो बिजनेस के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है? सिंपल सा इसका अगर हम बना के चले, तो पहला है इसमें employing lobbyistic to put organization case to ministers and civil servants, employing logistics to put the organization's case to ministers or servants, okay, giving lawmakers non-executive directorships, कि लॉ मेकर्स को हमने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप दे दी, ये तो हमारा ऑप्शन है, इससे तो अच्छा होगा बल्कि बिजनेस के लिए। ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पब्लिक ऑफिशियल्स टू यूज देयर इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस बिहाफ। देखो इसमें एक चीज क्या है, ये क्वेश्चन जो है दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से जो मुझे समझ आया है, थर्ड आंसर मुझे देखते ही पता चला कि दिस इज अ रॉन्ग मेथड। लिजिटिमेट नॉन लिजिटिमेट मतलब बट गलत मेथड। तो ऐसा कौन सा गलत तरीका है जो गवर्नमेंट पॉलिसी का, जिससे हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है? तो ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पब्लिक ऑफिशियल, कि हमने सरकारी लोगों को पैसे दिए टू यूज देयर इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहाफ, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अपनी पावर यूज कर सके। कहते हैं ना कि जैसे ब्लैक, वो एक तरह से अप्रोच लगवाना, कि हमने उनको पैसे दिए कि यार तू हमारा काम करवा दे, हमने उनको पैसे दिए, ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पब्लिक ऑफिशियल, सरकार को, ताकि हमारा जो बिजनेस का काम है वो हो जाए। जैसे मैंने क्या किया, कोई भी बिजनेसमैन है उसका काम नहीं होता, एक सरकार है, जैसे मान लो ये लाइसेंस अथॉरिटी है किसी भी बिजनेस के लिए, ये सारे बिजनेसमैन थे जिनको अपना लाइसेंस लेना है, इनको नहीं मिल रहा लाइसेंस, ये मेरे पास है, मैंने कहा उस पर्सन को ना इतने पैसे खिलाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं तुम मेरे को दे दो, मैं खिला दूंगा, और वो ये काम करके दे देगा। दैट इज थर्ड पार्ट, इट इज नॉट अ लेजिटिमेट मेथड। तो मेथड बहुत सारे होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग मेथड, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, फर्स्ट ठीक है, वाले का मतलब नहीं समझ आया मुझे। देखो फर्स्ट वाला इज एम्प्लॉइंग लॉबिस्ट टू पुट ऑर्गेनाइजेशन केस टू मिनिस्टर्स। बेसिकली मैंने, लेट मी जस्ट चेक, इसका मैं तुम्हें क्लियर मतलब बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
सो लॉबिस्ट बेसिकली लॉबिस्ट आर द पीपल जो कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन वगैरह से काम कुम कराता है या पॉलिटिशियन के साथ बैठता है कुछ करता है। जैसे हम आम लोग हैं, ठीक है, ये पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन हमारा काम नहीं कर रहा, तो हमने एक पर्सन को बोला, इसको हायर किया कि यार तू उससे, तेरी अप्रोच ज्यादा है, तो अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, तेरी सुनेंगे भी, तो तू उससे जाके ये सारे डिस्कस कर और वो शायद तेरा काम कर दे। दैट इज एम्प्लॉइंग लॉबिस्ट टू पुट ऑर्गेनाइजेशन केस टू मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट, कि हमने अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लॉबिस्ट रखे अपना काम कराने के लिए, जो मिनिस्टर के पास जाके काम करा के। सिंपल ऐसे समझो कि हमने अपने ऐसे लॉबिस्ट हायर किए हैं जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं मिनिस्टर्स के साथ, जो वहां से जाके हमारा काम कराए। सो ये इज नॉट अ रॉन्ग मेथड। तुम जाके उनसे काम कराओ, उनके सामने एक्सप्लेन करो सब कुछ कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, वो बताएंगे। तो दिस इज फर्स्ट, इट इज नॉट अ लेजिटिमेट, सॉरी, इट इज अ लेजिटिमेट मेथड। आप ये काम कर सकते हो, इट्स नॉट एक तरह से इलीगल, इट्स नॉट अ इलीगल मेथड, बट थर्ड इज इलीगल। The fourth one even. Attempting to influence public opinion to put pressure on legitimate agendas। देखो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आजकल तुमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी होगी, वो तुमने सुना है अदानी का क्या चल रहा है? Yeah. तो अदानी का कहां से स्टार्ट हुआ है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने पब्लिक का ओपिनियन पूरा पूरा चेंज कर दिया अदानी के लिए। उस रिपोर्ट से पहले लोग कहते थे अदानी तो इतना सही आदमी है, इतनी ग्रो कर गया, कितना कुछ ने देश को कहां से कहां ले गया वो, ये सब वो सब। लेकिन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, पब्लिक ओपिनियन ही पूरा चेंज हो गया। तो वो जो चीज है उससे क्या फर्क पड़ा है, उससे अदानी के बिजनेस में इंपैक्ट पड़ा है डेफिनेटली, है ना। एंड दैट इज इलीगल मेथड नहीं है वो, उसके अपने रीजंस हैं। सो अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, कि हम किसी भी तरह से अपने पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर रहे हैं, अपने नेगेटिव रिव्यूज बता रहे हैं। जैसे मैंने मूवी देखी, मैं पठान मूवी देख के आया था, ठीक है, तो मैं जब देख के आया तो मेरे से उस दिन कोई रिव्यूअर आया हुआ था, तो उसने मेरे से पूछा तुम्हें पठान मूवी कैसे लगी। तो मैंने जो अपना रीजन दिया वो इसलिए दिया लोगों को बताने के लिए कि कोई वो मूवी ना देखे, उसमें कुछ नहीं है, दिमाग घर छोड़ के जाओ, दिमाग को घर छोड़ो और मूवी देखने जाओ। इट्स जस्ट लाइक शाहरुख खान सलमान खान, उनको देखना है तो अलग बात है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ देखो, इंजॉय करो, कुछ करो, वो टाइम पास मूवी है बस। तो दैट इज, मैंने पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया उस चीज के लिए, टू पुट प्रेशर ऑन दोज एजेंडाज, कि कुछ भी चीज के लिए मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं ये पॉलिसी नहीं आएगी, ये नहीं करना। दैट इज नॉट अ इलीगल मेथड। सो दैट इज कि पब्लिक का ओपिनियन हमें चेंज करना है ताकि हम प्रेशर बना के कोई काम करा लें। Okay. ठीक है, Yes sir. और कोई डाउट नहीं है? No sir. Okay. चलो हिमेश, तुम्हें कोई डाउट? No, sir. चलो गाइस, अब क्लास करते हैं हम परसों, एंड परसों हमारी क्लास की दोपहर की टाइमिंग होगी अराउंड 2:30। आई लेट यू नो। चलो बाय गाइस, टेक केयर। Bye, sir.